नमस्कार। महिला महाविद्यालय की ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं रतिराम कक्कड़, व्याख्याता हिंदी। आज का विषय हमारा कोणार्क नाटक से संबंधित है, जो बीए पार्ट 3rd 2nd से लिया गया है। आज हम अंतिम अंक की ओर चलते हैं। मंदिर परिसर में घोर संग्राम होता है। राजराज चालुक्य और विशु के जो शिल्पियों के मध्य संघर्ष होता है। मंदिर के गर्भगृह से सटा हुआ अंतराल है, जिसका हम दृश्य देखेंगे। समय रात्रि का दूसरा प्रहर है। गर्भगृह के कपाट ठीक बीच में है और बंद है। दीपक के मंद प्रकाश में बाईं और स्तंभ के निकट एक मूर्ति की ओर निर्निमेष देखता हुआ विशु दिखता है, त्रस्त और अधीर मुद्रा में। एक मुट्ठी बंधी है, कंधे पर उत्तरीय है। आगे देखेंगे, थोड़ी देर में दाईं ओर से सोमश्री का प्रवेश होता है। सौम्य, तुमने कहा था विशु कि मैं नाट्याचार्य भगवान शंकर का संहारक रूप धर सकता हूँ। वह तो नहीं कर पाया, लेकिन भगवान शंकर वैद्यनाथ भी तो है। पट्टियाँ बांधना और औषधियाँ देना, कुछ घायल तो बच ही जाएंगे। विशु कहता है कि गंभीर, यह कैसा स्वर? कौन धर्मा? गजब का पराक्रम दिखाया उसने, और उसने गजब का पराक्रम दिखाया और घायल हो गया है। क्या हो गया है? वो उस वक्त घायल हो गया है, और घायल होकर के धर्मपद की विशु ने एवं सोमश्री ने क्या किया है कि उसकी परिचर्या की है और इलाज किया है। उसकी मूर्छा, उसका मूर्छित होना था कि शिल्पियों में बिजली दौड़ गई। दुगनी शक्ति से हमारे मुट्ठी भर लोग जूझ पड़े। चालुक्य के पारावार को थमना पड़ा। विशु, वह सब मैंने देखा था, लेकिन वह तो कैसा है? कैसा है वह? तुम तो उसके मूर्छित होते ही कुछ देर में ही चले आए थे। जान पड़ता है उसका शरीर चोट और आघात सहने का आदी है। माँ बाप ने उसके बहुत कसरतें करवाई है। विशु कहता है, सोमू, मेरे प्रश्न का उत्तर दो, कैसा है? क्या हुआ? मेरी प्रतिमा के निकट इस तरह मुट्ठी बांधे तुम क्यों खड़े हो? देखो, हाथी दांत का वही कंगन। करीब आकर देख, गौर से देखता है। अरे ठीक वही आकृति, ठीक वही छवि तो जो मैंने तुम्हारी मूर्ति के कंठार में अंकित की थी। कहाँ मिली तुम्हें? तो धर्मपद के गले से होना वो बताता है। फिर ये घटनाक्रम आगे बढ़ता चला जाता है। धर्मपद अपनी माँ के बारे में बताता है और विशु को पिता के रूप में भी पहचानता है। वापस युद्ध के लिए वो चला जाता है और सोमश्री उसके पीछे पीछे चले जाते हैं कि धर्मपद घायल है और वो उसी स्थिति में भी युद्ध के लिए गया है ना, और मैं उसको थोड़ा सा सहयोग करूँगा, इसलिए वो चला जाता है। इतने में क्या है कि कुछ कदमों की आवाज़ आती है। सोमश्री बहुत घबराई अवस्था में प्रवेश करता है। सौम्य कहता है कि विशु, धर्मपद गजब हो गया, हम लोगों का किया कराया सब मिट्टी हो रहा है, तो अभी तक आह्लाद की मुद्रा में है। ठहरो, मेरा स्वप्न भंग न करो। स्वप्न हम लोग महाविपत्ति में। क्या हुआ? धर्मपद कहता है, मंदिर के दक्षिण प्राचीर के एक अंश में शत्रु के छोटे से दल ने चुपचाप रास्ता बना लिया है। उसके बाद क्या होता है कि उसको रोकने के लिए धर्मपद जाता है, साथ में सोम भी चला जाता है। और विशु भगवान सूर्य की मूर्ति के निकट आ जाता है और वहाँ आकर के क्या है कि वो मूर्ति जिस चुंबक से बंधी हुई थी उसको तोड़ने का प्रयास करता है। साथ ही वह उस मूर्ति को तोड़ने की चेष्टा करता है और चेष्टा में वो सफल हो जाता है। पूरा मंदिर गिर जाता है, सेना दब जाती है, उसकी देव मूर्ति गिर पड़ती है ना। वो गिरने वाली थी तो विशु कहता है देव मूर्ति भी गिरेगी और शिखर भी गिरेगा। और फिर मंदिर की सारी छत और दीवारें नीचे गिर पड़ेंगी, मेरे ऊपर, तुम्हारे ऊपर, इन नीच विश्वासघातियों के ऊपर। 28 और 8 आघात होता है, कोणार्क टूटेगा।
जो अब तक की कर्तव्य विमूढ़ अवस्था में खड़ा था, कौन? चालुक्य। वो कहता है कि रोको, इसे रोको, ये विनाश नहीं होना चाहिए। सैकड़ों सैनिकों को कहता है कि कपाट के धक्का दो और दरवाज़ा खोल दो ताकि हम उसको निकाल सके। किसको? विशु को। सैनिक सोमश्री को छोड़कर कपाट पर धक्का देते हैं और जोर से कपाट खुल जाता है। गर्भगृह में तीव्र प्रकाश के बीच निराधार सूर्य प्रतिमा अपने आप ही हिलती दिखाई पड़ती है, क्योंकि विष्णु ने उस वक्त तक चुंबक को तोड़ दिया था। यह चमत्कारपूर्ण दृश्य देख के सैनिक ठिठक जाते हैं। शैवालिक कहता है मूर्ति हिल रही है। एक सैनिक कहता है भगवान के सारे अंग हिल रहे हैं, ये भगवान भगवान। तो चालुक्य कहता है शैवालिक सैनिकों डरो मत, आगे आओ मेरे साथ, पकड़ो, पकड़ लो मूर्ति को, पकड़ लो पकड़ लो। विक्षिप्त सा अंदर घुस जाता है। शैवालिक और कुछ सैनिक भी उसके साथ जाते हैं। बाकी सैनिक इधर उधर भाग जाते हैं। अकेला सोमश्री गर्भगृह के कपाट पर ठिठक कर रह जाता है। पत्थर पर फिर एक चोट करता है। शैवालिक की आवाज़, बचो बचो, पत्थर गिरने लग गया, वो गिरने ही वाला है। ठीक है ना। एक भीषण धमाका होता है और गर्भगृह में चमक के साथ में क्या है, मूर्ति गिर जाती है। इसके पश्चात रंगमंच पर अंधेरा सा हो जाता है और उससे उसके बाद क्या है कि नाटक का पटाक्षेप हो जाता है। इस घटना को हमारे नाटक में दर्शाया गया है और इसके साथ ही क्या है, नाटक का समापन किया गया है। नाटक में हम जो देखने की बात है वह है ये है कि रंगमंचीयता और रंगमंचीयता की जो प्रवृत्तियाँ हैं नाट्य साहित्य के अनुकूल ही रही और हमारे रंगमंच के पुनर्निर्माण काल की दो प्रबल शक्तियाँ यानी सिनेमा और रेडियो दोनों को प्रतिस्पर्धा प्रदान करने वाली रही है। रंगमंच के प्रोत्साहन के लिए इस नाटक ने अनुकूल वातावरण तैयार किया। सदियों से जो भारतवर्ष जनता नाट्य और अभिनयता की ओर से उदासीन हो चला था और वापस इस लोक रुचि के कार्य में वापस संलग्न हुई, वापस क्या है वो रुचि लेने लगी थी। उच्च सांस्कृतिक जो क्षेत्र थे अभिनय और नृत्य प्रदर्शन का उसका कोई स्थान नहीं रह गया था। सिनेमा ने उसकी काई को काट कर फेंक दिया था। देखते ही देखते अभिनय और कलात्मक जो प्रदर्शन हमारे सामाजिक जीवन का एक प्रधान अंग बन गया था। यह सच है कि सिनेमा की लोकप्रियता ने पारसी थिएटर को लगभग समाप्त कर दिया था, क्योंकि मशीनी युग आ जाने के कारण पारसी थिएटर उसको क्या है कि कम ही लोगों ने पसंद, उस वक्त तक कम ही लोग पसंद करते थे। लेकिन उसका विनाश का कारण सिनेमा के आधुनिक मशीनीकरण, जैसे कि मैंने अभी बताया, मशीनीकरण के माध्यम से नहीं हुआ था। बाकी अभिनय कला का एक नवीन दृष्टिकोण भी क्या है सिनेमा कला के आने के बाद में दिखाई देने लगा था। यद्यपि जीवन में जैसी बातचीत, जैसे व्यवहार, जैसी भावभंगिमाएँ होती है वैसी ही नाटकों के प्रदर्शित की जा सकती है। तो पारसी थिएटर के जोशीले भाषण, फड़फड़ाती हुई शेर कहने की जो प्रवृत्ति है, तमक कर बोलने का जो परिपाटी अपने आप में आकर्षण खो बैठता है। चंद्रकांता संतति जो उपन्यास था देवकीनंदन खत्री का 30वीं परिपाटी को अपने परिपाटी में लिखा हुआ था, जैसे प्रेमचंद के यथार्थवादी उपन्यासों ने ढहा दिया था, ऐसे ही सेम टू सेम जैसे चंद्रकांता संतति देवकीनंदन खत्री का जो तिलिस्म को लेकर के लिखे गए थे, प्रेमचंद के यथार्थवादी नाटक वो उपन्यास आने के बाद में उनका अस्तित्व खतरे में आ गया था। उसी प्रकार से सिनेमा के आने के बाद क्या है नाटक भी क्या हो गए थे, तिरोहित हो गए थे। ऐसे ही सिनेमा ने पारसी थिएटर के शीश महल को खंडर बना दिया। नतीजा यह हुआ कि इब्सन, शाह, गॉल्सवर्दी इत्यादि से प्रेरित होकर उत्तर भारत के कुछ नगरों में एमेचर रंगमंच का आविर्भाव हुआ, जो साहित्य के उदाहरण ने उनके यथार्थवाद के लिए दर्शकों को तैयार किया। एकांकी की उन्नति में सिनेमा का कितना जबरदस्त हाथ रहा, इस पर शायद एकांकी लेखकों ने भी विचार नहीं किया। भारत में बोलने वाले सिनेमा के प्रचार से पूर्व यदि यथार्थवादी और विशेषतः सामाजिक नाटक लिखे जाते तो उनको रंगमंच पर उतारना शायद असंभव हो जाता। रंगमंच पर दैनिक जीवन का यथार्थ तथ्य प्रदर्शन हो, इसकी कल्पना भी दर्शक समाज नहीं कर सकता था। इसके साथ ही आज का बिंदु हम यहीं समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।